ओके, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया था व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स एंड बॉयज, आप लोगों को फाइल्स मिल गई थी। एक मैंने पीपीटी की शेयर की थी, जो दो इनफैक्ट पीपीटी की शेयर की थी, वोकैबुलरी की भी शेयर की थी। ठीक है। गूगल क्लासरूम पे आप लोगों का सारा का काम बन गया है ना? वैसे मैं गूगल पे भी सारा कुछ जो ना ओवर द वीकेंड अपलोड कर दूंगी, जस्ट इन केस के यहाँ ओपन नहीं हो रहा या कुछ इस तरह का मसला है, तो वहां भी होगी चीजें और व्हाट्सएप पे भी होंगी। उधर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं जैसे लिंक वगैरह शेयर कर देती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू रीड फर्दर या समथिंग, तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां होंगी। क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्यादातर हम अनाउंसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, इस तरह की चीजें गूगल क्लासरूम पे ही शेयर की जाती हैं ज्यादातर। जी, लेट मी सी ऑनलाइन। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अबू बकर एंड को आवाज आ रही है तो बेटा बताइएगा। Okay, today we are going to end the chapter number 1 and probably start chapter number 2 today. कल अपना नहीं, सैटरडे को है बेटा, बल्कि फ्राइडे को है। सैटरडे को तो ऑफ हो गया था ना। हाँ जी। मेरे ख्याल से शायद रमजान में तो ऑफ ही होगा एज पर कल की डिस्कशन, लेकिन अभी फिलहाल कल तो मतलब ये इस वीक का तो ऑफ है ही। मोस्ट लाइकली रमजान में आप लोगों का ऑफ ही रहेगा। ओके जी, एडिटिंग की हम बात कर रहे थे कल। दिस दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। गुड राइटर्स राइट्स मल्टीपल ड्राफ्ट्स। अगर हम अपने आप को समझे ना कि हमें उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो एक या दो ड्राफ्ट बना ले। जो अच्छे राइटर्स मल्टीपल ड्राफ्ट्स अपने बनाते, ताकि उसमें उनकी गलतियां ना हो या कम से कम हो। वो रिपीटेडली अपने ड्राफ्ट्स को बनाकर चेक करते हैं, लेकिन कई दफा आपको दो तीन दफा रिव्यू भी करना पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर राइटिंग। स्पेशली अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, कुछ इसमें डेटा इस तरह का है, फिगर्स इस तरह के हैं, टेबल्स या आपके विजुअल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने की वो चेक आपने करना होता है फॉर ग्रामर एंड मैकेनिक्स। ग्रामर का तो सारों को ही पता होगा, आपके टेंसेस वगैरह एंड ऑल। मैकेनिक्स का मतलब यहाँ होता है जो अभी हमने कल रिव्यू में किया, पंक्चुएशन और आपकी स्पेलिंग, वो आपके मैकेनिक्स के अंदर आ जाती है। राइटिंग मैकेनिक्स उनको कहते हैं। इस वजह से भी इसको जो है वो एडिटिंग होती है। डू नॉट एडिट अंटिल अदर स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस आर कंप्लीटेड। आपका जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपने उसको एडिट नहीं करना है। अब अगर एक पैराग्राफ लिखा है उसको एडिट कर लिया, दो पैराग्राफ लिखे उसको एडिट कर लिया, जब आपके पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं फिर आपने एडिटिंग करनी है। ये नहीं कि आउटलाइन बना लिया है तो उसको एडिट कर लेते हैं। मैंने आउटलाइन के पास रफ ड्राफ्ट अभी आधा बना लिया, उसको एडिट कर लेते, कंप्लीट हो जाए काम। उसके बाद अब अपनी आउटलाइन को भी चेक करें कि जो मेरे रफ वर्क में आउटलाइन बनाई थी वो मेरे सही वाली आउटलाइन से सही मैच कर रही है। उसके बाद फिर जो आउटलाइन के अकॉर्डिंगली मैंने अपना ये रफ ड्राफ्ट बनाया है वो मेरा सही है कि नहीं है, उधर आपने रिव्यू करना। थोड़ी थोड़ी चीजों को बिट्स एंड पीसेस में आपने चीजों को रिव्यू नहीं करना, क्योंकि अगेन मैंने कहा था ना उसका क्या होगा, आपकी ड्यूटी टूटेगी। एक एक पैराग्राफ लिखा, ओके मैं रिव्यू कर लेता हूँ, तो वो जो सोच और आपका जो वो चल रहा था एक कनेक्शन बिटवीन योर आइडियाज एंड द राइटिंग स्पीड, वो आपका जो है ना वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने एडिटिंग या रिव्यू वगैरह नहीं करना। पहले आपने, जैसे मैंने कल बात की थी, एज अ होल आपने अपने डॉक्यूमेंट को लेना है कि मेरे डॉक्यूमेंट की शक्ल कुछ ऐसी निकली कि पैराग्राफिंग है उसके हुए हुए कि नहीं हुए हुए, कहीं एक ही पेज तो नहीं भर दिया है। मैंने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे ये फील आ रही है कि ये जो पहला पैराग्राफ है मेरा इंट्रो है, बाकी मेरे बॉडी पैराग्राफ्स हैं, और तीसरा जो लास्ट सेक्शन है मेरा वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। एज अ होल जब मैं उसको देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, तो तीन हिस्सों में वो डिवाइडेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी इन डेप्थ आपने जो है वो करना, रिव्यू करना शुरू नहीं किया उसको। आपके कहीं वर्ड्स जो हैं वो छोटे तो नहीं हैं,
आपके इनकम्प्लीट तो नहीं है, अननेसेसरी वर्ड्स या इंफॉर्मेशन या सेंटेंसेस आपने ज्यादा तो नहीं डाल दिए, वो सारी चीजें आपने इधर चेक करनी है। रीड द टेक्स्ट आउट लाउड, डज इट फ्लो, उसकी एक स्मूथ फ्लो सा चल रहा है या वो टूटा टूटा लग रहा है, कि चलते चलते एकदम कुछ ब्रेक सा लगा मुझे पढ़ने में, वो स्मूथनेस नहीं आ रही है आपकी, जो है ना एक फ्लो नहीं। तो इस वजह से उसको अपने जो आपका रफ ड्राफ्ट होता है उसको आपने रीड आउट करना है लाउड, ताकि उसका फ्लो आप देख सको कि स्मूथली वो चीज चल रही है। कहीं मैं रुक रहा हूँ समझने के लिए कोई चीज को, इसका मतलब है कि जब मैं ही रुक रहा हूँ तो मेरा वो आपकी कंटिन्यूटी अगेन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है, फ्लो में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसको रीड आउट आप अगर करोगे वो आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगी चीज आपकी। ओके, ग्रामर एरर्स डेफिनेटली आपने चेक करने हैं, रिडंडेंसी या कोई रेपिटेशन तो नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है, ये बार बार कुछ चीजें आपकी बुक में भी रिपीट हुई हुई है, तो वो इस वजह से है कि बुक से ही उठाई हुई है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर पहले एज अ होल हमने बात की थी रिव्यू की इमेज के ऊपर, अब यहाँ जाके उनको थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं, जो इमेज में हमने बात की थी कि क्यों आपने जो है वो चीजों को चेक करना है, ऐड क्यों करना है, रिमूव क्यों करना है। तो अब जाके सेंटेंसेस में बात उन्होंने बुक में की हुई है कि आपने अपना ये देखना है कोई कोई चीज आपकी रिपीट तो नहीं हो रही है, कोई चीज आपकी कोई रह तो नहीं गई है, कोई चीज ऐड तो नहीं करनी, कोई चीज रिमूव तो नहीं करनी, कोई वीक सेंटेंस तो नहीं डाल दिया, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इतना तो नहीं डाल दिया कि सामने वाले को समझ में ना आए। चेक आउट बिलो द पोली, अच्छा हाँ इसको मैंने हटा दिया था। अभी तो हमने एडिटिंग की है, ठीक है, अभी हमने उनको काटा पीटी की है। अब आ जाता है आपका एक टर्म प्रूफ रीडिंग, कि जिसके अंदर अब आपने अपनी सही करना है। उधर तो आपने कहा था कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एस नहीं लिखा तो एस लिख दिया, फुल स्टॉप कर दिया। अब आप प्रूफ रीडिंग करते हुए अब अपनी फाइनल ड्राफ्टिंग करोगे, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट करने के बाद भी आप एक दफा रिव्यू उसको करते हो कि ओके, तो मैंने मेरे हिसाब से फाइनल ड्राफ्ट है वो असल में फाइनल ड्राफ्ट है, उसमें कोई एक फुल स्टॉप की गड़बड़ भी नहीं है, फिर वो कंसिडर किया जाएगा आपका फाइनल ड्राफ्ट, और उसको प्रिंट करने के लिए या किसी को सेंड करना है, जो भी आपने करना है वो आप उसके साथ करोगे। स्पेलिंग एरर्स, कोई वर्ड्स आपके मिस तो नहीं है, आपकी स्पेसेस मिस तो नहीं है। कभी कभी हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है हमने स्पेस बार दबा दिया, लेकिन वो स्पेस बार नहीं दबता और दो वर्ड्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वो आपने उसको टाइपो कहते हैं, वो चेक करना है। कभी कभी हम डबल स्पेस गलती से दबा देते हैं, तो एक वर्ड में एक स्पेस की बजाय दो स्पेस आ जाती है। हमें एंटर दबाकर दो एंटर दबाकर लाइन देनी थी, हमने एक एंटर दबाकर वहीं से लिखना शुरू कर दिया, तो हमारा वो पैराग्राफिंग नहीं हुई। तो वो इस तरह के वो जो है ना, आपने वहां जाके बारीकी से प्रूफ रीडिंग अपनी चेक करनी। पंक्चुएशन आपकी वहां सही है कि नहीं है, कहाँ आपका कॉमा आना था, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं लग दिया, या कॉमा आना था आपने कॉमा ही नहीं लगाया, तो प्रूफ रीडिंग के अंदर आपकी वो चीजें आती हैं। तो इधर वर्ड यूज किया हुआ है, टाइपोस हो जाते हैं हमसे, हमें पता है कि यहाँ फुल स्टॉप आना स्टार्ट की वो फ्लो में हम लिख रहे थे तो हम फुल स्टॉप भूल गए। इतनी तो इंग्लिश या उर्दू हमें आती है कि उर्दू में हमें डैश डालना होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इंग्लिश में हमने फुल स्टॉप डालना है। इट्स जस्ट दैट कि वो लिखते लिखते हमसे टाइपो हो जाता है। इट्स नॉट way to and why to put the full stop or any other punctuation mark। इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते, फिर वो काफी हो जाएगा। कंक्लूडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाला था, इसमें भी मैंने कुछ लिंक शेयर किए हुए हैं जस्ट इन रिव्यू। चैप्टर नंबर 1 हमारा इधर एंड होता है। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3, कौन सी 3 चीजें हैं राइटिंग प्रोसेस में जो हमको माइंड में रखनी है एज फार एज आवर बुक इज कंसर्न, जो हमारी टेक्स्ट। नंबर 1 पे प्लानिंग में 2 चीजें आती है ना, एक तो आपकी PRCM आ गई और आइडिया जनरेशन आ गया, एंड नंबर 2 गुड, नंबर 3 रिव्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल भी जब बच्चों का मॉक टेस्ट हो रहा था तो मैंने उनको दोबारा से रिमाइंड कराया था, मैंने कहा अपना काम सेव करने से पहले रिव्यू कर लो, अभी टाइम है अपने काम को। तो अगर डालेंगे तो अगेन ये चीज सिर्फ पेपर के लिए नहीं है, पेपर में तो वो पूछेंगे भी नहीं रिव्यू क्या होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने पढ़ा है, आपने इसकी अहमियत को समझा है, आप अपने टेस्ट को सेंड करने से पहले, एंड करने से पहले रिव्यू करोगे, ए। और दूसरा कि ये आपने इसको इतनी अहमियत से समझाया गया है और बच्चे को समझ आया है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाई गई है, ताकि वो आगे जाकर इस चीज को इम्प्लीमेंट करे। तो बहुत सारी चीजें इस बुक में ऐसी हैं जो मैं शायद हर लेक्चर में यही बोलूंगी कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर पेपर, वो लाइफ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहीं भी लाइफ में आप काम करोगे तो इट्स नॉट दैट कि अगर प्रोफेशन चेंज कर लेते हो तो भी आपका ये
राइटिंग कहीं ना कहीं अगर कर रहे हो तो आपको ये चीजें काम आएंगी, या कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो तो प्रोफेशन चेंज हो भी जाएगा तो कम्युनिकेशन तो जस्ट इन केस अगर कभी चेंज करते हो या कोई और साइड में बिजनेस अपना करते हो तो। ओके, चैप्टर नंबर 2 आज हम करते हैं स्टार्ट। उसका नाम है आपका बिजनेस मैसेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। जी जैनब एंड अबू बकर, मेरी आवाज आ रही है बेटा? कभी कभी स्टक हो जाता है। ओके गुड, थैंक यू। इस करने वाले हैं वो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर किया था। इसमें हम लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, सर्कुलर, ये 4 चीजें हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर करेंगे। इनके फॉर्मेट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, एक आध दफा चैप्टर पहले हम इधर प्रैक्टिस भी करेंगे एक एक चीज की। लेटर की हम कर चुके हैं, मेमो, ईमेल और सर्कुलर की हम एक दफा करके देन वील मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। इसको जरा खुद पढ़िएगा। कम्युनिकेशन है ना, तो इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों में से कोई भी हो सकता है। कोई 2 स्किल्स भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी यूज हो सकते हैं। फिर क्लाइंट्स मीन्स जो अभी आपके क्लाइंट्स नहीं है, शायद बन जाए, होने वाले क्लाइंट्स। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होगी, वो भी फॉर्मल होगी। बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपकी फॉर्मल ही होती है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन को आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम भी दे सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करोगे, हो सकता है लीगल, या आपने बात करनी है, जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुराद है या डिपार्टमेंट से मुराद है, एफबीआर को आपने करना है, या फॉर एग्जांपल सुई गैस के डिपार्टमेंट को आपने करना है, वापडा के डिपार्टमेंट को आपने करना है, एजुकेशन हमारा जो एचएससी है उसको आपने करना है, तो वो आपके गवर्नमेंट या ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। लीगल को अगर आपने करना है, कोई कोर्ट वगैरह में कोई केस है एंड ऑल दैट, आपके आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड पर्सनल एम्प्लॉइज को या मीटिंग्स के अंदर भी आपने अगर करना है, इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ईमेल्स वगैरह या मेमोज, वो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आ जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का आइडिया है ना? इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगी? एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू डू विद इन एन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो जो आपके वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल के जो कम्युनिकेशन आप किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर बाहर करते हो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपके सब्जेक्ट, इसका टॉपिक का नाम है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हम करते हैं ना, मल्टीपल मतलब होते हैं अंग्रेजी वर्ड्स के। इधर कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है पीस ऑफ राइटिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर तो हमने अभी बात की ना, चारों स्किल्स आ गए हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस की जहां बात होती है तो यूजुअली कॉरेस्पॉन्डेंस को भी अगर आप गूगल करोगे या वैसे देखोगे तो उसमें भी कम्युनिकेट, देना लेने का बात है, लेकिन जहां बिजनेस कम्युनिकेशन की कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो वो राइटिंग से रिलेटेड बात हो जाती है कि रिटन कम्युनिकेशन होगी वो आपकी। इसी वजह से इसके अंदर सारी आपके टॉपिक में, चैप्टर में सारी राइटिंग की ही बात हो रही है, ईमेल वगैरह की, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस है। इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो अगेन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट पे थोड़ी देर बाद। इसे अभी मैंने एक जुमले में तो बताया तो था। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस refers to written between people। डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भी कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ क्लियर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्मेट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मीन आपकी रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आप कर रहे हो, किसी क्लाइंट के साथ कर रहे हो, किसी बैंक के साथ कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिटन फॉर्म में, एज फार एज वो रिटन फॉर्म में, तो वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी कहलाएगी। It can be used for external and internal communication. Maintain professional relationships. अगर आपने अपने
कलीग के साथ, क्लाइंट के साथ, बॉस के साथ प्रोफेशनल ऑब्वियसली बातचीत करनी है। मैंने आपको कहा था ना कि आप कभी कभी अपने कलीग के साथ इनफॉर्मल बातचीत भी कर सकते, लेकिन अगर जहां आपने प्रोफेशनल और फॉर्मल रहना है उसी कलीग के साथ, तो वो फिर आपने एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपनी बिजनेस राइटिंग करनी होगी, तो वो आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंडर आएगी, वो इंटरनल हो जाएगी। कि आप अपनी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी से बातचीत कर रहे हो, तो ठीक है। अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था ना, इंटरनल मीन्स कि कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो ओरल है, चाहे वो रिटन है, चाहे वो इशारों से है, चाहे वो विजुअल है, कोई भी कम्युनिकेशन जो आप अपने इदारे के अंदर रहकर करते हो, कम्युनिकेशन होगी। इदारे से, कंपनी से बाहर जो करोगे वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी। चाहे वो भी फोन कॉल कर रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, कम्युनिकेशन में चारों चीजें आ जाती हैं। चाहे सेम ही फील्ड हो, सेम ही आपका वो हो, आप एक बैंक में काम कर रहे हो और दूसरे बैंक से आप बातचीत कर रहे हो, तो हालांकि आपका भी बैंक है, वो भी बैंक है, सिस्टम आपका एक ही है ना फील्ड, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आप एबीसी बैंक में काम करते हो और XYZ बैंक को आप कोई पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो, तो वो होगी तो एक्सटर्नल ही ना, वो ये आपका ही बैंक तो नहीं ना है। बिजनेस वर्सेस सोशल, बिजनेस का तो थोड़ा सा आइडिया हुआ, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होती है, सोशल कम्युनिकेशन को अगर माइंड में रखे तो क्या चीज आती है, इस टर्म को अगर सुने तो क्या चीज माइंड में आती है? इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप लोगों से बात करते हो, वो सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, और वो अदर, चलते फिरते कोई दुकान पे जा रहे हो, कोई जाने वाला मिल गया है, तो उसके साथ जो आप बातचीत कर रहे हो वो भी आपकी सोशल कम्युनिकेशन हो सकती है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन का मतलब है हम बातचीत कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन हमारे सिचुएशन जब बदलेगी तो उस हिसाब से हमारी वे ऑफ बदलेगा। अगर हम इनफॉर्मल हैं, दोस्त से, अब्बू से, चाचा मामू से, खाला से बातचीत कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू किसी बॉस से या क्लाइंट से या बैंक मैनेजर से या किसी गवर्नमेंट ऑफिस आप गए हो उनसे बातचीत कर रहे हो, तो आपकी बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, वो फॉर्मल है और यहाँ आपकी इनफॉर्मल है, तो दोनों में आपके डिफरेंस आएगा, लैक आएगी। अच्छा, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी से क्या समझ में आया है? स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है? खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस, ओके गुड। हाजिर जवाबी आप जिसको कह सकते हैं, फौरन से भी पहले हम कहते हैं ना जवाब दे। तो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में सोचना पड़ता है, बोलने से पहले, लिखने से पहले, कितनी प्लानिंग अभी हमने की है ना पूरे चैप्टर 1 में। अगर हम सोशली बात कर रहे हैं ना, तो आप फट से जवाब भी दे सकते हो बगैर सोचे समझे। तो आपको रिटर्न में, यानी कि बिजनेस है, चाहे वो आपकी ओरल भी है, बिजनेस अगर है, तो उसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, सामने वाले को माइंड में रखकर, बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्लाइंट हाथ से ये क्या कहेगा कि मैंने किस तरह से बातचीत की है। और इनफॉर्मल के अंदर आप अपना फौरन वो बातचीत कर सकते हो। इम्पर्सनालिटी, यानी कि वो थोड़ा सा पर्सनल होकर आप बात नहीं करते हो, थोड़ा सा नॉट द फिजिकल डिस्टेंस रखकर, लेकिन थोड़ा सा वो तमीज और रिस्पेक्ट का एलिमेंट, आप एक्स्ट्रा कर्टियस हो जाते हो, इनफॉर्मल के अंदर आप कर्टियस नहीं होगे, तो आती आती फॉर्मल हो जाओगे थोड़े से आप, अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन में बात कर रहे हो एज कंपेयर टू सोशल वाले में। ब्रीविटी, यानी कि आप ब्रीफ रहोगे, कंसाइज रहोगे, टू द पॉइंट बात करोगे, अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो। और अगर सोशल कम्युनिकेशन कर रहे हो, कहीं नहीं होता बस आधे घंटे में वापस में आया, और आधे घंटे की बातचीत फोन के ऊपर भी लगे हुए तो पता नहीं चलता 2 घंटे गुजर गए, तो उसमें ब्रीविटी यानी कि कंसाइजनेस नहीं रहती, ब्रीफनेस नहीं रहती। आप इन सोशल के अंदर लंबी चौड़ी बातें भी करने बैठ जाते हो, टॉपिक से एक दूसरा टॉपिक निकला, फिर तीसरा टॉपिक निकला, बातें होती है, लेकिन बिजनेस में आपने टू द पॉइंट ही बात करनी है, जो एक मुद्दा, 2 मुद्दे, 2 पॉइंट्स लेकर बैठे हो, सोचा है उसी पे बात करनी, इधर उधर की बात नहीं करनी, इरेलीवेंट बातें करनी ही नहीं है। तो दीज थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, सोशल और बिजनेस को, तो वो हमने उस तरह लेकर चलना है कि हम कौन सी कम्युनिकेशन इस वक्त कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह के लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे, कि जिनको आदत होगी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने और देने की, तो वो रेयर केसेस होता है। अगर हम डिफॉल्ट बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी टू द पॉइंट होती है,
क्लाइंट्स या कुछ मेंबर्स आपके साथ इस तरह के मिल सकते हैं, आपके कलीग्स आपके ऐसे हो सकते हैं कि जिनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जब तक ना दो, या बॉस भी ऐसा हो सकता है, तो उनको शायद कोई चीज समझ में आने में डिफिकल्टी हो, या उनकी आदत ऐसी हो, तो वो रेयर केसेस होंगे ऐसे। इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही 100% है जरूरी कि आपने हर दफा ही ब्रीफ होना है, वो कभी कभार इस तरह की। इसी वजह से जब जब आप लोग जॉब करो, आर्टिकलशिप करो ये, और जॉब भी जहां जहां करोगे, तो आपको एनवायरनमेंट समझने की जरूरत है उस डिपार्टमेंट की, उस ऑफिस की, उस कंपनी की, कि यहाँ कैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं। ये साहब या ये साहबा जिनके साथ मेरा डेली बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन रहनी है, उनकी नेचर क्या है टुवर्ड्स कम्युनिकेशन। बीइंग प्रोफेशनल वो उसी को फॉलो करते हैं कि बीइंग ब्रीफ रहो, या उनको थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो हम जब तक सामने वाले को या एटमॉस्फेयर ऑफ द कंपनी एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर हमें डिफिकल्टी होगी कम्युनिकेट करने में। ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ ये लेटर्स आपकी बुक में मेंशन है। सेल्स लेटर है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है उसका कौन सा वाला है, इमेज मैंने वहीं से उठाई दिया। सेल्स लेटर क्या होगा, इसको जरा एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। Sent from an organization to a potential customer to prompt them into ordering goods or services, इसका क्या मतलब है? ये मुझे आप लोगों से इसलिए देखना कि इंग्लिश इतनी समझ में आ रही है कि आपको इस तरह का लेटर लिखना आ सकता है। बिल्कुल, वो पोटेंशियल कस्टमर वही अभी होने वाले कस्टमर, आपके कस्टमर है नहीं, हम उनको नहीं पता कि अभी आप वो हमारे से वो चीजें ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे विजुअल एड्स होते हैं ना, अब डालडा का ऐड बना हुआ है या सेफगार्ड का ऐड बना हुआ है, तो उनको तो नहीं पता कि हम हमारे घर में तो ऑलरेडी डालडा आ रहा है, लेकिन वो मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैस लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो उनका यही होता है कि जी चीजों को प्रमोट करना, अपने गुड्स को या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आपका सेल्स लेटर लिखा जाता है। सेल्स लेटर से माइंड में वो नहीं लेके आना जो 10% ऑफ सेल हो जाती है, कि पैसे कम कर रहे हैं हम, तो आके हमसे चीजें ले लो, ये वो वाला सेल लेटर नहीं है। बेचने वाला है प्रमोशन, समझ लो कि आप अपने उसको प्रमोट कर रहे हो। इसको आप एडवर्टाइज भी कह सकते हो, लेकिन रिटर्न इसको सेल्स लेटर के नाम से करते हैं, क्योंकि अगेन वो लेटर है ना, तो एडवर्टाइजमेंट लेटर मैंने कभी ये टर्म पढ़ी नहीं है, तो उन्होंने टर्म जो है वो सेल्स लेटर के नाम से ही इंट्रोड्यूस कराई हुई। ऑर्डर लेटर, कोशिश हमारी ये होगी कि एटलीस्ट एक एक दफा हम ये सारे टाइप्स ऑफ लेटर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लेटर्स हमारे ज्यादा आ रहे हैं पेपर में। और इसी इन्हीं वजूहतों की वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये बुक अपने साथ रखना एटलीस्ट जब तक आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसके बाद पता चल जाएगा कौन सा लेटर कैसे लिखते हैं, फिंगर टिप्स में चीजें आ जाएंगी, तो फिर यू कैन गेट रिड ऑफ इट। ऑर्डर लेटर सेंड बाय कस्टमर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक होता है इंक्वायरी लेटर, इधर है, हाँ जी है, आस्क अ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन रिसिपिएंट, समझो ऑर्डर लेटर से पहले आप इंक्वायरी लेटर भेजोगे। ठीक है ना, अब जैसे मैं फैन चाहिए, तो जीएफसी को हमने फैन लिखा है, फैन लिखा कह रही हूँ, खत लिखा है, रोजा लग रहा है मुझे, लेटर लिखा है या ईमेल लिखी है, ये सारी चीजें आपकी ईमेल में भी आप समझो कि आ जाएंगी। अगर हम सेल्स ईमेल कर दें, इसको ऑर्डर ईमेल कर दें, पुराने जमाने में वो लेटर होता था, अभी भी बहुत से लोग लेटर्स को, तो ये आपका ईमेल में भी यही चीज आ जाएगी कि अभी आपने कोई चीज लेनी है, तो आप उस कंपनी को करोगे ऑर्डर के, इंक्वायरी ले रहे हो, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे हो कि जी मुझे 10,000 या 5,000 या 3,000 में कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की कोई चीज चाहिए, तो कितने में देंगे, कितनी कंसेशन मिलेगी, कब तक दे सकते हैं, मुझे तब तक चाहिए एंड ऑल दैट, अभी आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो फिर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन का जवाब देंगे। ठीक है, फिर वो आपका तसल्ली देंगे कि हाँ जी हम आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने में कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो आपका ऑर्डर लेटर होगा कि व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कंपनी, देन यू आर गोइंग टू ऑर्डर फॉर द गुड्स और सर्विसेज जो भी आपने उनसे किए हैं। कंप्लेन लेटर तो मेरे ख्याल से नाम से ही सारों को पता है कि जर्नली सेंड बाय टू अ वेंडर टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट, और वो अब वो वेंडर हो सकता है वो आपका जो कंपनी है जिससे आपने चीजें ली हैं, वो आपका हो सकता है। एडजस्टमेंट लेटर,
वेंडर का बेटा लिटरली मीनिंग होता है कि जो डिपार्टमेंट या इंसान आपको चीजें प्रोवाइड करते हो। अब वो आपकी कंपनी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल दराज है, ठीक है, दराज को हम भी करते हैं ना, कभी कॉल करते हैं तो वो कहेंगे जी डायरेक्टली उनको वेंडर को आप जो है ना वो जाके चेक करें, या वेंडर्स की पहले आप वो रेटिंग चेक किया कीजिए, उसके बाद आप जाके उनको ऑर्डर किया कीजिए। जो वो पर्टिकुलर इंसान या लोग जो वहां चीजें बेच रहे हैं, जिनके साथ हम कभी कभी चैटिंग भी कर लेते हैं, वो आपके वेंडर्स हैं। और वो तब आपका वेंडर्स को प्रोवाइड करने वाला है। तो वो दराज वाले भी हमारी कंप्लेन अटेंड कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली फिर वो कहते हैं कि जी हम भी भेज देंगे और आप भी डायरेक्टली उनसे जो है ना वो चैट में बात करें। तो वो जो डायरेक्टली हमें चीजें दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, adjustment letter usually sent in response to a claim or complaint and includes the final outcome. Online students, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ऑनलाइन तो नहीं हो? इधर वालों को तो डेफिनेटली आ ही रही होगी। मुझे ऑनलाइन वालों को होता है कि बीच में कनेक्शन टूट ना गया हो। तो मैसेज का जवाब आ गया, इसका मतलब है क्या आ रही है जी। एडजस्टमेंट लेटर यूजुअली सेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्लेम और कंप्लेन एंड इंक्लूड्स द फाइनल आउटकम। इसमें फाइनल बात की जाती है कि आपने अगर किसी चीज की क्लेम की है, फॉर एग्जांपल सेलफोन है, वो उसकी इंश्योरेंस थी, वो आपका चोरी हो गया है, अब आपने उस कंपनी, तो आपकी जो फाइनल बातचीत उनके साथ हो जाएगी, वो कहेंगे हाँ जी अब हमको कंपनसेट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या इतना अमाउंट दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। वो आपका एडजस्टमेंट लेटर होता है। सेम इज द केस विद कंप्लेन लेटर, कि अगर हमने कोई कंप्लेन की, अभी जैसे आप लोगों ने तो नहीं लिखा, कल वो फाइनल पेपर में था एक वो, कि जी किसी चीज के ऊपर काउंसलर को कंप्लेन लेटर उन्होंने लिखा था, तो जो काउंसलर उनको जवाब देगा वो उनका आउटकम निकलेगा, हाँ जी हम अपने एक मसले का हम हल आपका निकालते हैं, आपकी जो भी कंप्लेन थी उसको हम एड्रेस करते हैं, तो वो आपका एडजस्टमेंट लेटर कहलाएगा। तो वहां आपके टेस्ट के अंदर कभी कभार वो लिख भी देते हैं कि राइट अ सेल्स लेटर टू फलाना बंदा, लेकिन कभी कभी इस तरह का टॉपिक वो लिख देते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है खुद ब खुद ही कि सेल्स लेटर लिखना है, इनविटेशन लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर लिखना है। कभी कभी वो वर्ड डाल भी देते हैं कि आपने कोई चीज खरीदी थी, मसला हो गया, राइट अ कंप्लेन लेटर टू फलाना बंदा। तो कभी कभी वो लिख देंगे चीज खरीदी थी, मसला हो गया, राइट अ लेटर टू फलाना बंदा। वो वर्ड कंप्लेन नहीं डालते। तो वो ये समझते हैं कि बच्चे ने टॉपिक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये कंप्लेन लेटर है, इनविटेशन लेटर। कभी कभी वो डाल भी देते हैं। फॉलो अप लेटर, फॉलो विजिट्स का किसी को आइडिया क्या होते हैं? फॉलो करने का मतलब क्या होता है? पीछा, यानी कि पीछे ना, समथिंग पीछे। तो इसी से फॉलो अप लेटर या फॉलो अप विजिट्स निकले हैं। फॉलो अप लेटर का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी आप किसी से कम्युनिकेशन कर चुके हुए हो, उसकी कंटिन्यूटी चल रही है अभी। जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, आया है, तो वो डॉक्टर कहते हैं 2 दिन बाद आके दोबारा मुझे चेक कराइएगा या हफ्ते बाद आइएगा। तो वो आपका जो हफ्ते बाद जाना है, दैट इज योर फॉलो अप विजिट रिगार्डिंग दैट थिंग जो आज आपने उनको चेक कराई है। तो फॉलो अप लेटर्स आपके वो होते हैं कि जो आपने पीछे कोई बात की है उसकी कंटिन्यूटी अभी चल रही है, जवाब सवाल जवाब उनको हाँ या ना और ये चीजें। तो आपका कोई नया मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा, वो परसों तरसों जो की अभी हमारी ईमेल या लेटर की कंटिन्यूटी चल रही है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या लेटर ऑफ रेफरेंस भी इसको कहते हैं, या लेटर रेफरेंस लेटर भी इसको कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन वाला वो आ जाएगा, इधर मशवरे वाला नहीं आएगा। कि जब आप किसी को रेफर कर रहे होते हो या रेकमेंड कर रहे होते हो कि हाँ जी इस इंसान को रख लें, ठीक है, जॉब पर। और ये सिर्फ आपका जॉब रिलेटेड नहीं होता, रिकमेंडेशन लेटर्स रेफरेंस लेटर्स आपके जो है वो एकेडमिक भी होते हैं। कि जी आप कॉलेज में हो, अब यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो कॉलेज के प्रिंसिपल से या हेड ऑफ, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो यूनि में होते हैं, तो प्रिंसिपल हो गए आपके, उनसे आपने जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाया ताकि आपको फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो है वो मिल भी जाए एडमिशन। और कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने जहाँ प्रीवियसली पढ़ा था, आपका कंडक्ट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो आपको रेकमेंड करते हैं कि नहीं करते कि हाउ गुड और बैड स्टूडेंट वर यू, तो वो रिकमेंडेशन लेटर। इट्स नॉट ओनली जॉब रिलेटेड, आपका रिकमेंडेशन लेटर आपका जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मल्टीपल रेफरेंस लेटर्स होते हैं आपके। रिकमेंडेशन लेटर जो होता है, एक तो हमें कोई रेफर करता है और वो तो हमें लेटर दिखता है ना, लाइक हमें कोई प्रिंसिपल देता है लेटर, तो वो भी रिकमेंडेशन लेटर होगा। एक लेटर हम खुद लिखते हैं, उसके नीचे हम रेफरेंस भी देते हैं कि किसी न किस बंदे ने मुझे रेफर किया।
तो वो भी वही होगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, इसको खुद पढ़िएगा जरा, और कवर लेटर, ये दो आपने खुद पढ़ने हैं। बुक में से पढ़ लें या सामने से पढ़ लें? बुक कौन सी ओपन हुई हुई है? यही वाली? ये वाला इमेज बुक में से लिया हुआ ना, तो आप ओपन करके बुक में से पढ़ सकते हो। इसकी टाइपिंग का वो डिफरेंट नहीं है? प्रिंट आउट डिफरेंट है ना उसका फॉर्म, वो लेआउट रादर। जी, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स। और कवर लेटर? ओके, बिजनेस लेटर, सॉरी एक्नॉलेजमेंट लेटर आपका, आप किसी चीज को एक्नॉलेज करते हो, उसका क्या मतलब होता है? फीडबैक दे दिया, सिंपल सी बात है। क्या समझ में आ गया कि सैटरडे आपका ऑफ होगा? ठीक है ना, तो आप लोग ने ये जो सर हिला दिया ना, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट कि यस यू हैव गॉट इट दैट सैटरडे इज गोइंग टू बी ऑफ। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, आपने फीडबैक दिया है एक क्वेश्चन का, जो मैंने पूछा था कि सैटरडे को आपकी ऑफ है, तो आपको याद है और समझ में आ गया है कि ना कि सैटरडे को आ जाओ। तो सेम इज द केस विद एक्नॉलेजमेंट लेटर, इसको एक्नॉलेज पे निकला है एक्नॉलेजमेंट, कि बिजनेस सेंड्स अ सिंपल रिसीट टू लेट अदर्स नो दैट दे हैव रिसीव्ड द कम्युनिकेशन। वो आया डील करेंगे या नहीं करेंगे या कब करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है, कि आप समझो कि काइंड ऑफ फीडबैक आप उनको दे रहे हो कि ओके आपकी जो है ये जो भी कंप्लेन है, लेटर है, या जो भी चीज आपने सेंड की है वो हम तक पहुंच गई है, हम पॉसिबल इसको डील करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर देख आगे जाके देखा जाएगा कि आया ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं। आप जैसे रेफरेंस उस सॉरी सैलरी इंक्रीज का मैंने आप लोगों के साथ किया था, या लीव का किया था, तो ऐसी सिचुएशन में अभी हाँ या ना में जवाब नहीं देना बॉस ने, वो एडजस्टमेंट एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज देगा कि हाँ जी आपकी ये इंक्वायरी जो है वो रिसीव कर ली गई है फलाने डिपार्टमेंट ने, अभी हम इसके ऊपर काम करते हैं फलाने सर से, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं। तो वो बाय द टाइम जब वो जवाब आ रहा है, वो जो एक हफ्ता बंदा लटका ही रहे, वेट ही करता रहे कि पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या सोच रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस दौरान जब आप फाइनल जवाब दे रहे हो, तो आप बीच में एक एडजस्टमेंट एक्नॉलेजमेंट लेटर उनको सेंड कर देते हो कि आपकी जो भी चीज थी वो हमने रिसीव कर ली है, अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर कैसे काम करना है, आया करना भी है कि नहीं करना। तो वो आपने उनको पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दे दी है। कवर लेटर, कंपनीज something such as a package or a report. It describes the enclosed and why it is being sent. Cover letter, आप समझो कि आप जो भी चीज एक मेन डॉक्यूमेंट साथ में दे रहे हो, कोई एक कहीं आप सबमिट करा रहे हो, उसके साथ आप एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, कवर उस मेन डॉक्यूमेंट की डिटेल्स होती हैं, क्योंकि अगेन बिजनेस राइटिंग है, प्रोफेशनल राइटिंग है, तो हमें कंसाइज होना है। मगर कभी कभी जरूरत भी पड़ती है कि फलानी फलानी चीजें डालनी है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में नहीं डाल सकते क्योंकि वहां हमने प्रिसाइज होना है। ठीक है, तो हम साथ में अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए कवर लेटर साथ में दे देंगे, वो आपकी रिपोर्ट की शक्ल में भी हो सकता है, वो आपका जॉब जो है वो कवर लेटर भी हो सकता है, क्योंकि रेज्यूमे आपको पता है एक पेज का बनना चाहिए, उसके बाद जो डिटेल जो आपने ड्यूटीज दी हुई है, जो आपको पता है कि मेरे इस जॉब के लिए या इस पोजीशन के लिए मेंशन करना जरूरी है लेकिन मैं रेज्यूमे में नहीं डाल सकता, तो वो आप कवर लेटर साथ में बनाते हो, और फिर जो डिटेल आपने जहाँ जहाँ काम किया हुआ होता है या जो आपके स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस है वो फिर आप उसमें शेयर करते हैं। वो भी डॉक्यूमेंट ब्रीफ ही होना चाहिए, ये नहीं कि मैं जब वहां गया था तो मैंने ये किया, तो कहानियां नहीं बनानी है, वहां भी टू द पॉइंट ही लिखना है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आप अपने रेज्यूमे में या जो भी डॉक्यूमेंट साथ दे रहे हो उसमें आप नहीं डाल सकते, वो भी ब्रीफ करना है, तो रादर देन एक लेंदी बनाओ, दो ब्रीफ डॉक्यूमेंट साथ में दे दो। जी, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, रिजाइन कर रहे हो तो बस आप वो अपने एम्प्लॉय को या जो भी आपका सीनियर है उसको दोगे आप। सर्कुलर लेटर, जो कि हम अभी इसमें ही बात करना है, शेयर इन्फॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस, जब आपने बहुत ज्यादा मैस कम्युनिकेशन करनी होती है,
तो आप फिर सर्कुलर लेटर को यूज करते हो, ज्यादातर इसमें अनाउंसमेंट्स ही होती हैं, चेंज ऑफ प्रोग्राम्स और समथिंग लाइक दैट, को रद्दो बदल किसी चीज में लाना हो। मेमोरेंडम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका मेमो भी होता है। ये टिपिकली यूज किया जाता है आपकी डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज के लिए, किसी टीम मेंबर को कोई काम आपने दिया हुआ था उनको रिमाइंड कराने के लिए कि भाई ये काम बॉस ने मांगा था तो ये हो गया कि नहीं हो गया है, कब तक मिल जाएगा। कोई आपने इंटरनल अनाउंसमेंट शेयर करनी है, सर्कुलर में तो आपने मास कम्युनिकेशन करनी है ना, तो अब इंटरनली भी अगर आपने करनी है, अब जैसे अगर मैं सीएफई की बात करूं तो हमारी है, अब जैसे ईद की छुट्टियां होंगी या टाइम्स अगर हमारे चेंज हुए हैं, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वो मेमो जो है वो जो एक सेंड कर देंगे, जिसके अंदर लिखा होगा भी रमजान की टाइमिंग आपकी है, फिर ईद की छुट्टियों की अनाउंसमेंट होगी, तो वो भी एक मेमो की शक्ल में आप दे सकते हो इंटरनल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमो लेटर भी होता है और मेमो आपकी रिपोर्ट भी होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एक आपका एजेंडा लेटर भी होता है, मिनट्स भी होते हैं, और रिपोर्ट पे तो हम काम करेंगे। आप ये समझो कि ये मेमोरेंडम, एजेंडा, मिनट्स एंड रिपोर्ट, इनके आगे हम लेटर नहीं लगाएंगे। ये आपकी पीस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहा है ना, कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो मेमो भी हम लिखते हैं, एजेंडा भी हम लिखते हैं, मीटिंग भी हम लिखते हैं, और रिपोर्ट भी हम लिखते हैं। ओके, एजेंडा की बात करते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। आज किस मुद्दे पे बात करनी है, मीटिंग क्यों हो रही है, छुट्टियां अनाउंस करनी है, सैलरी इंक्रीज करनी है, लोगों को खुदा न खास्ता निकालना है जॉब से, ठीक है ना, न्यू हायरिंग करनी है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। समझो कि ये जो आपका एजेंडा है ना, दैट इज ऑफ द मीटिंग इन शॉर्ट, कि आज इसके ऊपर हमने बात करनी है। ओके, मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाते हैं, या इसको खाली मिनट्स भी कहते हैं, अ समराइज्ड रिपोर्ट और रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मीटिंग करने बैठे हैं सारे, ठीक है ना, तो जो मीटिंग अटेंड कर रहा है बंदा, उनमें से किसी एक की जिम्मेदारी होती है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखते हैं। मीन्स मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है मेन पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग। पहले से आपकी कंपनी का कोई टेम्पलेट होता है, वो तैयार किया हुआ होता है, उसमें डेट, पार्टिसिपेंट्स का नाम पार्टिसिपेंट्स वर्ड लिखा होता है, आगे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में, वो आप नाम लिखते जाते हो। और जो जो बातें हो रही होती है कि जी सादिया ने ये कहा था, सानिया ने ये कहा था, जॉयस ने ये कहा था, उनके, और क्या है, वो पूरे पूरे जुमले तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो शॉर्ट हैंड में नहीं लिखी जाती है, तो वो मेन मेन पॉइंट्स। ओके, इसके ऊपर क्योंकि एजेंडा हमें पता है कि आज की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे की ऑफ, ठीक है ना, तो अब वो किसी ने पूछा कि क्यों ऑफ कर रहे हैं, किसी ने कहा कि जी अच्छा मैं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, तो वो जिसने जो जो चीजें कही है वो ब्रीफली पॉइंटर्स के अंदर बनाकर आप उस टेम्पलेट में फिल इन करते हो, और उसके बाद फिर वो फेयर करके, यानी कि ये आप समझे रफ ड्राफ्ट होगा उनका, उसका फाइनल ड्राफ्ट बना के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया जाता है आफ्टर द मीटिंग। वो उस इंसान की जिम्मेदारी होती है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहा हो। रफ वर्क भी वही करेगा, उसको फाइनल ड्राफ्ट भी, फेयर वर्क भी वही करके सारों में डिस्ट्रीब्यूट करना भी उसी का काम होगा, ताकि सबको याद रहे कि फलाने दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। और कभी कभी नेक्स्ट वो वाली रिपोर्ट आ भी जाती है साथ में, या फिलहाल परसों जब हमने मीटिंग की थी उसमें क्या चीज थी, उसकी कंटिन्यूटी हमने करनी है, उसको भी साथ में लेके आओ आज की मीटिंग में, ताकि उसको एक दफा गो थ्रू हो जाओ कि ये बात हो गई थी, अब इसको आगे मजीद कैसे लेके चलेंगे, कंटिन्यूटी उसकी हो जाती है। क्लियर है मिनट्स ऑफ मीटिंग, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में भी कर लेंगे, अभी तो ब्रीफली आपको बता रहे ना। ओके, रिपोर्ट, रिपोर्ट को भी रहने दो, वो चैप्टर नंबर 3 में ही करेंगे। ये तो मेन थे अभी जो हमने डिस्कस किए थे। कुछ आपके और भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जैसे कि रूटीन मैसेजेस आप उनको कह सकते हो, जो आजकल के जमाने में टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ऑफिस में भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ टेक्सटिंग और मैसेजेस आप लोग कर रहे होते हो, तो यूजुअली में एज सच प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये पूछना होता है तुमने वो चीज डिलीवर कर दी थी, वो चीज आ गई थी, वो फाइल फलाने बंदे को दे दी थी, तो उसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हो। टारगेटेड मैसेजेस भी आपके कुछ होते हैं कि आज हमने ये ईमेल सेंड करनी थी, ठीक है, वो एक टारगेट है, उसके बाद आज हमारे होगा नया दिन, काम करने से पहले हमने ये फलाने 2 3 काम करने हैं, तो वो आपके टारगेटेड मैसेजेस भी होते हैं, उनमें कुछ आपकी डिटेल प्लानिंग की जरूरत हो सकती है। टू सबमिट अ सडन रिपोर्ट अपॉन रिक्वेस्ट,
कि सर ने रात को, आधी रात को या शहरी के टाइम पे मैसेज कर दिया कि सुबह 8 बजे 9 बजे जब आओ तो फलाना काम हुआ हुआ और मेरी टेबल पे रिपोर्ट रख देना 10 बजे तक। तो आपका एक टारगेट मैसेज है ना, जो आज की तारीख में 14 मार्च को आपके काम करने थे वो तो है ही, लेकिन 13 की रात को आपको पता चला कि मुझे 14 को एक एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो आपके टारगेट मैसेज हो गया। इंटरकल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस भी होते हैं, सेंड टू नोन और अननोन ऑडियंस, वर्ड चॉइस एंड प्रेजेंटेशन विल डिफर। इंटर और इंट्रा ग्रुप मैसेजेस, पहले तो मुझे बताना कि ये इंटर कल्चरल से क्या समझ में आया। ये है और दो अदर फॉर्म्स में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कल्चर, गुड। अब डिफरेंट कल्चर से क्या समझ में आ रहा है? कौन से डिफरेंट कल्चर? हमारा और अमेरिका का डिफरेंट कल्चर, हमारा और जापान का डिफरेंट कल्चर, अगर हम अपनी बात करें। पाकिस्तान के अंदर दोनों, क्योंकि आप बाहर के लोगों से भी तो बिजनेस कर सकते हो ना, तो उनका कल्चर भी समझने की जरूरत है। उनका टाइम, वो किस तरह की करते हैं, उनके लिए क्या चीज अहमियत रखती है, पैसा अहमियत रखती है, ये चीज सारा कुछ टाइम देखना उनके साथ के, उनका टाइम और हमारे टाइम में क्या फर्क है, कौन सी करेंसी के अंदर वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। अगर चाइना एक की कंपनी अगर 10% मार्जिन रखती है तो चाइना की दूसरी 9 में काम करके देते, तो वो भी वेरी करेगा उधर भी, जैसे हमारे यहाँ वेरी करेगा। तो इस तरह कल्चर बाहर का भी समझने की जरूरत है और अपना कल्चर भी समझने की जरूरत है। एंड यहाँ कल्चर से लिटरली मुराद ये वाला कल्चर नहीं, इंटरनल की अगर मैं बात करूं कि जी पंजाब और बलूचिस्तान और उसका, उनका भी थोड़ा सा माइंड में रखना है कल्चर, लेकिन कल्चर से मुराद ये होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। जैसे मैं बात करती हूँ ना, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट समझने की जरूरत है, तो यहाँ एनवायरनमेंट स्लैश कल्चर की यहाँ बात हो रही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां का कल्चर क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, लोग किस तरह आते हैं जाते हैं, टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल है नहीं है, इनकी बिजनेस डीलिंग जो है बस वो सिर्फ जबान पे ही होती है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट हैं। तो उधर का कल्चर समझने की भी जरूरत है। एंड द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवन इन पाकिस्तान, इवन इन लाहौर विल वेरी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो XYZ बैंक में काम करता था तो ABC बैंक में ऐसा क्यों नहीं है, वो डिफरेंट बैंक है, वो डिफरेंट बैंक है। तो आपकी अगर वो फील्ड एक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका सिस्टम भी एक ही होगा, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले की, कि वो अपना कल किस तरह लेके चलते हैं। कुछ बॉसेस बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा खाना पीना साथ में करेंगे, उनको कोई ऐसा नहीं होता कि मैं बॉस हूँ। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, नॉट दैट कि वो खड़ूस होते हैं, बस उनका कल्चर ऐसा है कि भाई वो डिफरेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो उधर समझने की जरूरत है, फिर हमें लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा खड़ूस है, वो उनका कल्चर डिफरेंट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वे वी वर्क, ताकि आसानी से हम उनमें घुल मिल जाएं। ओके, इंट्रा ग्रुप, इंट्रा कम्युनिकेशन का मतलब पता है? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन रादर, एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है कि हम 4 5 6 लोग हैं आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक होती है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है जो हम अपने आप से ही कर रहे होते हैं, खुद से ही, जिसको अम्मी अब्बी अब्बू कभी नहीं कहते क्या बड़बड़ा रहे हो एंड ऑल दैट, वो वाली चीज कि खुद ही कोई चीज याद कर रहे हो, कोई चीज रख के भूल गए हो, आज मैंने ये करना था, मैंने प्लान करना था, मेरे जूते कितने चले गए एंड ऑल दैट, दैट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा ग्रुप मैसेजेस यानी कि वो ऐसे मैसेजेस जो आप अपने आप को ही काइंड ऑफ ग्रुप करके बना, माइंड में रखा हुआ है कि इसके ऊपर मैंने ये काम करना है, इसके ऊपर मैंने ये काम करना है, तो वो इंट्रा पर्सनल से ये रिलेटेड आपकी ये टर्म निकली हुई, इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। टारगेटेड मैसेजेस का आपने कहा कि जो पहले प्लान होती है तो भी तो वो हम लोग के नोट कर जो हम बनाते हैं नोट्स करते तो भी इसमें आना नहीं, दोबारा पूछना। टारगेटेड मैसेज जो डेली के काम होते हैं वो तो करने ही करने होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी आ जाते हैं, बिल्कुल तो उसके लिए भी हम नोट्स बना लेते हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यूं यूं कि ये एक स्पेशल काम है जो कि आज के रूटीन में सच नहीं था, तो उसको हमने ज्यादा हाईलाइट करना है कि हम इसको भूल ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अपनी पीस ऑफ राइटिंग, जैसे इस ये आपका डेली काम है, तो आपका जो टारगेट मैसेज होगा ना वो आपने बोल्ड में कर देना है, या ब्लू से बनाया तो उसको रेड में कर दोगे, उसको ज्यादा हाईलाइट कर दोगे कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, रूटीन के कामों में तो मैं पड़ जाऊंगा, मैं इसको भूल ना जाऊं। आप बेशक उसको अपने एजेंडा में लिख सकते हो कि आज मैंने ये काम करने, लेकिन उस स्पेशल मैसेज को या स्पेशल काम को या टास्क को
हाईलाइट करके ज्यादा रखना ताकि आप भूल, हमारे खुद के लिए होगा ना, किसी को सेंड नहीं करना, जस्ट फॉर अस कि हम ना भूलें उस चीज को। क्योंकि ये हमारी समझो कि जो हमने रात को या कल परसों प्लान, हफ्ता हमारा ऐसा गुजरेगा, उससे हटकर एक चीज आ गई है ना, तो वो हमारे माइंड से स्लिप हो सकती है, तो इस वजह से उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देंगे, हाईलाइट कर देंगे, उसको कहीं ऊपर लिख देंगे, उसका एक अलग पेज बना के, जगह आपका नोटिस बोर्ड है तो उसके ऊपर कोई प्रोमिनेंट जगह पे उसको लिख देंगे, ताकि वो एक आध दफा जब नजर पड़े तो आपको याद रहे कि अभी तक मैंने ये काम नहीं किया, और जब वो काम हो जाए तो उसको पेपर को आप उतार दो, ताकि वो फिर पता चल जाए कि दिस वर्क इज डन, फिर आप अपनी रूटीन वर्क में आ जाता है बंदा। ओके, वेब एंड प्रिंट मैसेजेस भी होते हैं आजकल के जमाने में ना, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मैसेजेस आप जो हो, जैसे वेबसाइट का मतलब उनका ये है कि वेब से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आप जो ईमेल्स वगैरह करते हो, तो वो हो गया। आपके आर्टिकल्स आप वेबसाइट्स के ऊपर जो हो वो अपलोड करते हो, वो आपके हो गए। कोई नोट्स वगैरह है, कोई स्लाइड इंफॉर्मेशन आप जो अपलोड कर रहे हो वो वेब से रिलेटेड होगी। और प्रिंट मैसेजेस भी होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में भी हो सकते हैं, एड्स की शक्ल में भी होते हैं, मैगजीन्स में भी होते हैं, तो वो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है। कभी कभी देखा होगा अखबार के अंदर यूनिवर्सिटी का एड, कोई बाटा का एड, कोई डालडा का एड, वो देखा है ना, तो वो क्या है, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ही तो कर रहे हैं, अपने होने वाले क्लाइंट्स या ऑलरेडी क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में दे रहे हैं। तो प्रिंट में आ जाता है वो आपका, चाहे वो आपका वो हो, मैगजीन्स हो, आपके न्यूज़पेपर्स हो, आपके ब्रोशर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर के साथ कभी कभी आ जाते हैं ना, कलरफुल से, ब्लैक एंड व्हाइट से, वो भी आपका प्रिंट मीडिया में ही आ जाएगा और प्रिंट मैसेजेस में आ जाएंगे। ओके, अब हमारा एक जरा मेन चीज शुरू हो रही है, दैट इज लेटर, बिजनेस लेटर्स की इंपॉर्टेंस और फिर आगे उनका फॉर्मेट। बिजनेस लेटर्स क्यों जरूरी होते हैं लाइफ में, या प्रोफेशनल लाइफ में, या फॉर्मल उसमें कम्युनिकेशन में? क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपकी क्लास। तभी वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स आप नहीं भेज सकते बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए उसको बनाने के बाद रिव्यू करने की जरूरत होती है कि कहीं कोई ऊपर नीचे चीज तो नहीं होगी है। Are frequently used for external communication with typically designed layouts. आप जिन जिन ऑफिस में काम करते हो, तो स्टेशनरी का वर्ड सुना हुआ है कि स्टेशनरी के अंदर, उससे क्या समझ में आता है? कौन सी वाली आएगी? हाँ, स्टेपलर वगैरह तो हाँ वो तो हो गया, लेकिन स्टेशनरी से मुराद यहाँ होती है डिजाइंड लेआउट से, कि आपके स्टेशनरी प्रिंट की जाती है। वो होता है राइटिंग पैड्स होते हैं जिनके ऊपर आपका लेटर, आपका कंपनी का नाम होगा, उसी तरीके के आपके कोई छोटे राइटिंग पैड होते हैं। कभी गौर करना, कहीं किसी अच्छे ऑफिस में जाते हो ना, तो जब आप रिसेप्शनिस्ट के पास जा रहे हो, या जो अभी मेन ऑफिस नहीं है आप उस उधर हो, तो उनके पास कोई राइटिंग पैड होता है, तो जिनके ऊपर उनका हेडर और लोगो वगैरह बना हुआ होता है, वो आपकी स्टेशनरी होती है, कि वो डिफरेंट उसमें साइजेस में जो है ना वो प्रिंट होती है। आपकी A4 से लेकर बड़े बड़े वाले भी होते हैं, से लेकर कुछ छोटे राइटिंग पैड्स भी होते हैं। तो वो बात करें कि आपका एक डिजाइंड लेआउट होता है आपकी उस कंपनी का जिसमें आप काम कर रहे हो। कभी भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस राइटिंग एक जगह से दूसरी जगह, चाहे ईमेल ही हो, वो आपकी व्हाइट पेज पे नहीं जाती। ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं हेडर, कोई आपका लोगो, आपका कांटेक्ट नंबर होता है। ईमेल में भी ऐसे ही होता है कि खाली आप व्हाइट पेज की ईमेल नहीं भेज सकते हो, प्रोफेशनली होता है। तो उस अभी लोगो वो ऑटोमेटेड होता है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल खोलोगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरी यहाँ बनी हुई है सादिया शेख @cfe.edu.pk, तो जैसे ही मैं वो ईमेल खोलूंगी तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे या राइट हैंड साइड पे वो लोगो सीएफई का और मेरी नाम और मेरा डेजिग्नेशन ऑलरेडी होगा। फिर मैं उस पेज के ऊपर ईमेल करके किसी को सेंड कर सकती हूँ, तो वो ऑटोमेटेड होता है। इसी तरह आपकी स्टेशनरी बनती है जिसकी राइटिंग पैड्स और उसके ऊपर होता है, वो आप प्रिंटर में डालते हो और वो प्रिंटर में निकाल लेते हो। पहले जमाने में वो टाइपराइटर में डल जाते थे पेपर्स, और वो टाइप करके वो खींच के तो वो आप अगले बंदे को सेंड करते थे। उसका ईमेल्स का जमाना नहीं था, तो अब आप टाइपराइटर के बजाय यहाँ टाइप करते हो और प्रिंटर से उस चीज को प्रिंट कर लेते हो। तो वो आपके टिपिकल लेआउट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं ऑफिस के अंदर। द स्टाइल एंड लेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज।
अब अगर मैं इस पे भी देखो बात करती हूँ तो आप कितने अनप्रोफेशनल लगोगे अगर आप वाइट A4 के साइज के पेज के ऊपर किसी के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, लाखों की, ठीक है ना, हजारों की भी कर रहे हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर आपने कोई 1000 शर्ट्स भी किसी से बनवानी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं ना आएगा, क्योंकि वो कहेगा आप कौन, नहीं ऐसा बंदा है कि मतलब उसको यही नहीं पता कि एक प्रॉपर स्टेशनरी बनानी चाहिए, तो फिर अनप्रोफेशनल आपका एटीट्यूड जो है वो फील आएगी। द ओवरऑल स्टाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड, यानी कि पार्टीज कंसर्न का मतलब है सेंडर और रिसीवर के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगी आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन का स्टाइल। जैसे मैंने कहा कि एक ही तरह से सबको नहीं आप डील कर सकते हो, इस कंपनी के साथ हमने डिफरेंट तरीके से डील करना है, इनके साथ ये थोड़े से जरा डिफरेंट टाइप के हैं, उनके साथ डिफरेंट तरीके से करना है, तो ये चीज हमें माइंड में रखनी कि एक ही तरीके का हम बेशक स्टेशनरी बना सकते हैं, लेकिन अंदर का जो हमारा कंटेंट होगा वो डिफरेंट, थोड़ा सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, चाहे हम वही ऑफर इनको कर रहे हैं, वही ऑफर इस कंपनी को कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी डिफरेंट है, ये कंपनी डिफरेंट है, ये रिसीवर डिफरेंट है, ये रिसीवर डिफरेंट है, तो वी नीड टू चूज द वर्ड्स अकॉर्डिंगली, चाहे हमारा मुद्दा एक ही है, तो एक ही को कॉपी पेस्ट करके नहीं भेज सकते, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, इधर डियर सारा लिख दिया, इधर डियर फहीम लिख दिया और वही चीज सेंड कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो वो माइंड में रखना है। इट हैज मेनी टाइप्स, जिन टाइप्स की हम अभी कुछ बात कर चुके हैं, रिक्वेस्ट लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है, आपका अपोलोजाइज का लेटर होता है, इनविटेशन लेटर होता है, गुडविल लेटर होता है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ आपके लेटर्स होते हैं। A business letter is useful because it produces a permanent record. अब देखो अगर हम ओरली बातचीत कर रहे हैं, कल को मैं कह दूं मैं तो ये कहा ही नहीं था, आपने गलत समझा था, मैंने तो आपको कहा था मैं 10% में काम करके दूंगी, आपने ऐसे समझ लिया कि मैंने 9 कहा था, तो वो ऊपर नीचे, इट्स नॉट दैट कि मैं मुकर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मिसकम्युनिकेशन हो गई है, ठीक है ना। तो अब आप लेटर में अगर कोई यही चीज बात, तो हमारे पास प्रूफ है, ईमेल कर रहे हो तो भी लेटर का प्रिंट है तो भी कि जी आपने 9% नहीं, आपने 10% ही कहा था, तो आप क्यों 9 हमसे मांग रहे हैं, ऑल दैट, तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड में ही रहता है। अभी अगर आपको, आप लोग जब फीस यहाँ जमा कराते हो, बड़ा एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो रिसीट मिलती है ना, वो इसीलिए ना कि कल को अगर आप आओ हम आपसे मांग ले कि जी आपने तो फीस ही नहीं दी, अब वो कि इस डेट को तो दे दी थी ना, तो वो प्रूफ है, वरना कह भी सकते हैं कि जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हमारे पास भी एक रसीद का जो है वो प्रिंट रहता है और एक आपके पास भी रहता है, बीच में हम वो कार्बन कॉपी जब डालते हैं तो वो हम दोनों पार्टीज के पास वो प्रूफ है कि जी इस तारीख को जो है वो हुई है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होते हैं दुनिया में, 2-3 हैं इनफैक्ट। फुल, ये जहां से थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट आ रही है जो कि आपकी पीस ऑफ राइटिंग में रिफ्लेक्ट होनी है बच्चों, क्या बोला मैंने अभी, डिफरेंट रिफ्लेक्ट होती है, दो दो जुमलों को मिलाकर आपने बोल दिया, एनी हाउ थोड़ा सा फोकस करो प्लीज, आई नो कि रोजा है, लेकिन अपने माइंड को, जब ये लेसन खत्म हो जाता है ना तो फिर मुझे याद आता है हो मेरा रोजा है, इस वक्त मुझे नहीं याद रहता कि मेरा रोजा है, तो अपने आप को थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करो कि जिस वक्त पढ़ रहे हो उस वक्त रोजा नहीं है, जब छुट्टी हो जाएगी ना फिर रोजा हो जाएगा, जो कि हो गई है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल के टेस्ट का आइडिया, खैर जाओ, आपका राइटिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज तो सेकंड चैप्टर तो हमने आज स्टार्ट किया ना, उसमें से तो है नहीं, तो राइटिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता भी दूं इधर, क्योंकि मैंने बनाया हुआ तो मैंने ही है, लेकिन मुझे खुद को भी याद नहीं क्या बनाया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल पीआरसीएम क्या होता है, पीआरसी जो है वो आपकी क्या स्टैंड करती है पीआरसीएम से, ये एक आपका फॉर एग्जांपल आ सकता है, जिसमें से एक ऑप्शन आपका ठीक होगा, बाकी सारी बातें 3 गलत होंगे। ओके, राइटिंग प्रोसेस में कौन सी 3 चीजें आती हैं, या राइटिंग प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं, 2 चीजें आती हैं, 5 चीजें आती हैं, माइंड में रखना, हम अपने तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमने 3 को ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ओके जी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीआरसीएम, ये नीचे बेनिफिट्स आपके लिखे जा सकते हैं कि पीआरसीएम का क्या फायदा होता है, या पी स्टैंड्स फॉर, खाली ये भी आपको आ सकता है।
ओके, आइडिया जनरेशन मीन्स उसके नीचे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कि आइडिया जनरेशन क्या होता है। माइंड मैप आपका क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है ना, इधर एक एक जुमले में ये कि माइंड मैप क्या है, डेफिनेशन हो सकती, सॉरी चैप्टर नंबर 1 का इजी है, फर्स्ट चैप्टर इजी होता है। तो ये ही अंडरस्टैंडिंग ही तो देखनी है ना कि कहाँ तक है। आप लोगों के साथ उधर आंसर शेयर करे जाएंगे ताकि पता चले आप लोगों को कि कितने कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो वो टेस्ट आप लोगों को ही दे दिए, तो आपके पास होगा तो आपको पता होगा कि ओके मुझे यहाँ मेरे साथ गड़बड़ हुई थी, तो ताकि मुझे इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, टीचर से पूछना है तो भी वो मोस्ट वेलकम, खुद बुक से करना है या स्लाइड से करना है तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ताकि वो गलती हम नेक्स्ट वाले में जब पीस ऑफ राइटिंग करने बैठोगे तो वो गलती ना हो, क्योंकि ये चीज अगर मेरी क्लियर नहीं हुई थी तो मुझे क्लियर खुद करनी है या टीचर से करवानी है, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, इजी होगा इंशाल्लाह। और ये इंटरनल हमारा अपना है, तो इतना इसको परेशान होके नहीं देना, लेकिन देना जरूर है, कोई बच्चे ने छुट्टी नहीं करनी। और अब्दुल्ला अगर इन्होंने छुट्टी करनी है तो हम आपको पता है ना रूल क्या, फाइन लेते हैं बच्चों।